अली विक्राम कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। ये मेरी पुस्तक कहानियों का संग्रह है, तुमको आना ही होगा। चलिए इसमें से मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है बीमार बच्चा। एक साहब थे, बड़े ही परेशान, समस्याओं से ग्रस्त, आर्थिक रूप से नहीं और ना ही शारीरिक अथवा सामाजिक रूप से। परिवार में उनके 5 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 2 लड़के, जिनका क्रम इस प्रकार से था, पहले 2 लड़कियां, फिर लड़का, फिर लड़की और अंत में लड़का। जो समस्या थी जिससे वो परेशान और दुखी थे और व्यथित रहते थे, वो था उनका आखिरी लड़का। इस अंतिम संतान जो लड़का थी के साथ समस्या ये थी कि वो हर समय या कहिए जोड़ जाकर आधे साल बीमारी रहता था। इस पारिवारिक समस्या से पत्नी अर्थात बच्चों की अम्मा भी 2-3 मोटे पतले रोगों में फंस चुकी थी, जैसे थायराइड, स्पॉन्डिलाइटिस व ब्लड प्रेशर। इन सज्जन ने हर प्रकार के डॉक्टर, वैद्य, हकीम की सेवा में उपस्थित होकर लड़के को ठीक कराना चाहा, परंतु वही ढाक के 3 पात। इस बीमारी से ठीक होता तो दूसरी में फंस जाता, दूसरी से बाहर आता तो तीसरी और चौथी में चला जाता, इससे फारिग होता तो फिर पहली बीमारी पकड़ लेती। बहरहाल वो इस प्रकार के घरेलू टुटके व नुस्खों पर, जिन पर उन्हें विश्वास नहीं था, कर चुके थे। 7 वर्षीय सबसे छोटे बच्चे की कमजोरी, स्वास्थ्य और बीमारियों के क्रम को देखकर उनका कलेजा मुंह को आता था। एक दिन उनके बहुत पुराने मित्र, जो उसी शहर में रहते थे और बरेली के रहने वाले थे, बरेली के माने हर ओर कब्रों पर चादर चढ़ रही हैं या पागल खाने से निकलकर पागल शहर भर में हाथ में गुम्मा लिए दौड़ रहे हैं, उनकी सोच के मुताबिक उनसे मिलने उनके घर आए। उन्होंने अपने मित्र से अपने मन की व्यथा कही। मित्र का, बस इतनी सी बात, इतने दिन में परेशान हो, अब तक क्यों नहीं कहा? अरे कल ही चलो, मेरे एक खास है। अरे कल क्यों, आज ही चलो, बल्कि अभी चलो। मित्र ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा, यानी उन सज्जन ने अपने बरेली वाले मित्र को ध्यानपूर्वक देखा कि कहीं उनके मित्र को कहीं किसी गम अथवा अतिरेक खुशी का दौरा तो नहीं पड़ गया। इन्होंने कहा, नहीं, आज नहीं, उसे 2-3 दिन से अपेंडिक्स की तकलीफ के साथ तेज बुखार भी आ रहा है, यानी हो गया था जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। आज उसका बुखार पहले की अपेक्षा 3 डिग्री नीचे गिरा है, अब ये 99.5 फ़ारेनहाइट है। कल दिन या शाम तक चलेंगे, कल सुबह तक बुखार नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, लड़के को नहीं जाना है, लड़का बाद में जा सकता है, या कहो बाद में जाएगा। तो दिखाना किसे? दिखाना किसी को नहीं, मिलाना है। किसे? तुम्हें मिलाना है। किससे? एक पहुंची हुई शख्सियत है, बड़ा तेज है, बड़ा नाम और प्रताप है उसका। नाम है, लेकिन नाम से क्या लेना देना, हमें तो काम लेना है, मतलब हमें काम से मतलब है। देखो, मुझे किसी बाबा में विश्वास नहीं है, ये सब ढोंगी होते हैं, बच्चे, बल्कि कहो बच्चा उठाई, माल समेटू, खाल नोचू और जान लपेटू होते हैं। देखते नहीं टीवी पर कैसे कैसे बाबाओं के आश्रम, उनके क्रियाकलापों पर टीवी कैमरे घूमते रहते हैं और कैसे कैसे इन बाबाओं पर आरोप लगते हैं। नारे, प्रदर्शन, तोड़ फोड़ होते रहते हैं। जाने कितने लोग इनके आश्रमों की मची भगदड़ में मर चुके हैं, बताओ। अरे ये सब लोग सेलिब्रिटी बाबा होते हैं। दोस्त ने कहा, ये मेरे वाले सेलिब्रिटी नहीं है, इतने सालों से तुम यहीं रह रहे हो और इनके बारे में जानते तक नहीं। बताओ, जानते हो? तुम क्या बताओगे? और तुम बहुत ही साधारण व्यक्तित्व है। साधारण तो फिर असाधारण समस्याओं और परेशानियों के किस प्रकार दूर करेंगे? अरे ये सब इन बाबाओं के बस का नहीं है। मेडिकल का जमाना है, मेडिसिन से दूर होगा और हमेशा से ही होता रहा है, होता ही रहा है। मित्र ने उल्हाने भरे स्वर में कहा, तो फिर बार बार बच्चा क्यों बीमार हो रहा है? क्यों होता है बार बार बीमार, बताओ। क्या? अरे तुम्हारा लड़का बार बार बीमार क्यों होता है? मित्र ने पूछा। देखो दोस्त, इन बातों से कोई लाभ नहीं है। मैं टोने आदमी में कभी विश्वास नहीं करता था और आज भी नहीं करता हूं, लेकिन पत्नी और ससुराली रिश्तेदारों के कारण मैंने वो भी किया। कभी चौराहे पर टोटका कराया जा रहा है कि पूर्णिमा और अमावस्या को फला जगह पर फला दिशा में अमुक काम करो, कभी अमलतास के पीले फूल ढूंढे जा रहे हैं, तो कभी सफेद गुलाबी गुड़हल के फूल। तो मित्र ने कहा, तो क्या हुआ? मेरा बेटा दिनों दिन, महीने दर महीने नए रोगों से ग्रसित होता चला जा रहा है। ऑफिस की न निपटाई गई फाइलों के समान पुराने रोग अपनी जगह पर हैं।
लेकिन यहां कुछ ऐसा नहीं है। मित्र ने कहा, न टोका, न टोना टुटका, न दिशा निर्देश, न फूलों और फलों की कामना या उनकी आवश्यकता, बस चलो और मिल लो। सिर्फ चलकर मिल लेने से काम बन जाएगा? क्या जादूगर हैं या जादू से लोगों को ठीक करते हैं? कहते कहते वो सोचने लगा कि कहीं उसका मित्र स्वयं तो वो साधारण चमत्कारी बाबा तो नहीं है जो उसे वहां ले जाए, और वो आगे चल रहा है। मेन गेट की खिड़की से झुक कर निकलने के बाद और पीछे जब वो अपने मित्र का हाथ पकड़ने के लिए पीछे देखता है तो वो गायब है। वो विस्मित है, अचंभित है, क्योंकि चूंकि वो आया है अपने बच्चों को रोग और समस्याओं के निवारण के लिए, तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। पहले पैर जो रस्सी से बंधे प्रतीत हो रहे थे वो कुछ ही पलों में बंधन मुक्त हो गए और अब वो हवा में उड़ने की मानी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अंदर सभागार में पहुंचकर देखता है कि एक ऊंचे स्थान पर चौकी अथवा तख्तनुमा सिंहासन पर उसका मित्र बैठा है, एक बाबा के वेश में, एक मुस्कान के साथ। वो हाथ बढ़ाकर उसे छूने का, छू कर पूछने का प्रयास करता है कि कहां खो गए भाई? जादू की बात नहीं है, मित्र ने कहा, और न वो जादूगर है, बस मिल लो, एक बार चलना है, बस चलना भर है, बाकी काम सब आसान है। उनको लगा कि मित्र को शायद दौरा पड़ता है, बस एक वाक्य की धुन पकड़ लेता है। मुझे लग रहा है कि वो कहीं बच्चे की आड़ में इतने दिनों बाद आने वाला मेरा पुराना दोस्त किसी जादू अथवा जादूगर की सहायता से मेरा माल, मेरी संपत्ति और वो वैभव को देखकर कोई कुचक्र तो नहीं रचने लगा है। और वो उसका परिवार साधारण से दिखने वाले चमत्कारी बाबा जो बिना बच्चे को जांचे परखे और कुछ उस पर अमल किए बिना ठीक करने का दावा करके चंगुल में फंसकर तबाह बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। उसे ध्यान है कभी कभी लोग अपनी पत्नी की बीमारी को ठीक कराने के चक्कर में बाबा द्वारा अधिग्रहित हो जाने पर पत्नी से हाथ धो बैठते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि वो किसी गहरे कुएं में गिरते चले जा रहे हैं। वे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज, उनके स्वर और व्यंजन हलक में ही घुटते चले जा रहे हैं। काफी प्रयास कर रहे हैं कि अचानक उनके मित्र की छींक की आवाज से कुएं से यानी भावों से, विचारों से बाहर आए। चलना है भाई, चलना है, लेकिन कल, आज नहीं, ये बोले। हाँ, कल ही चलना, बस परेशान न हो, मैं हूं ना। ठीक है, कल सही समय पर चलने के लिए मुझे आधा घंटे पहले फोन कर देना ताकि मैं तैयार हो सकूं और रेडी रहूं। ठीक है, मैं फोन कर दूंगा। ओके बाय कहकर वो वहीं बैठ गए और बाहर द्वार तक अर्थात मुख्य द्वार तक मित्र को भी ना पहुंचाया। वो तकरीबन 1.5-2 मिनट तक सर पकड़े बैठे रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर उन्हें सिर ऊपर उठाया और पंखे की तरफ देखा। उन्हें लगा कि जैसे वो किसी मिसमरेजम से बाहर छूटकर आए हैं, किसी ने उन्हें मिसमराइज कर दिया था। पंखे की तरफ देखते हुए जो 2-3 नंबर पर धीमी अवस्था में चल रहा था, उन्हें लगा उनका जीवन इसी तरह धीमी गति पर आ गया है जो पहले 5 नंबर की फुल स्पीड पर चल रहा था, और यदि 5 पर नहीं था तो पंखे की 4 नंबर की स्पीड पर तो अवश्य था। लेकिन अब अचानक उन्हें ध्यान आया कि वो ये गलती कर गए। गलती यह कि उनके पास उनके मित्र का फोन नंबर नहीं रहा। कभी उनका इन्हें भान था। इन्हीं बातों के उलझाव में वो याद करने की स्थिति में अपने को त्वरित गति से बाहर की तरफ आए और विचित्र रहस्य में स्थिति से भरे मित्र को कि उसका नंबर क्या है, वो तेजी से बाहर की ओर भागे। लेकिन सड़क पर दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। इतना ही नहीं, दाहिनी और बाईं ओर भी कोई वाहन, साधन, रिक्शा, तांगा कुछ नहीं दिख रहा था। वो मित्र कहां चला गया, कैसे चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या वो रहस्यमयी मित्र हवा में विलीन हो गया, हवा में पंछी की तरह उड़ गया? हवा का सोचते एक बार भी उनका सिर न चाहते समझते ऊपर आसमान की ओर उड़ गया। कहीं कोई होता तो दिखता। वे सोचने लगे क्या उनका वो अजीब व हैरत अंगेज मित्र मझधार में छोड़ गया? कहां से आया था और क्यों आया था? और आया था तो एक आशा की किरण जगी और आशा का एक धुंधलका मारका रोशनी के बाद समस्या के जंगल में अंधेरे में हाथ पैर मारने और टकराने के लिए छोड़कर चला गया। कहां चला गया आखिर? किधर निकल गया? क्या यह सब भ्रम था?
और यदि सभी उसकी सोच थी तो आकार, रूप, शरीर कैसे बना? क्या था वो? जी चाह रहा था तेज आवाज में चीखे कि 10 दिशाएं गुंजायमान हो जाएं, या रोना शुरू कर दे और फिर सिर के बाल नोचना शुरू कर दे। असहाय होकर क्या करे वो? उसने कुछ मिनटों में अपने को संभाला और सोचा चलकर बेटे के पास बैठकर उसके लिए और उसकी मां अर्थात अपनी अर्धांगिनी के लिए परम परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करे। बेटे के कमरे में उड़के हुए दरवाजे को उन्होंने अपने हाथ के दबाव से खोलकर यूं ही अपने को अंदर दाखिल किया तो अचंभित विस्मित होकर खड़े के खड़े वहीं रह गए। सामने वो उनका रहस्यमय मित्र उनके लड़के के माथे को अपने हाथ से पकड़े खड़ा था। सांस रोकते हुए घिग्घी की आवाज आई और बीमार बेटे और इस व्यक्ति ने उन्हें फर्श पर लहराकर बेहोश होते देखा। 10 मिनट बाद इनकी आंख खुली थी। इन्होंने अपनी पत्नी को चेहरे पे पानी छिड़कते देखा और आंख खुलने पर तुरंत तेजी से अपने पुत्र मित्र को खोजा, परंतु वहां मित्र के अलावा सब कुछ वैसा था। उन्होंने कुछ पूछना चाहा कि पत्नी ने इशारे से मना कर दिया और उन्हें बैठने में सहायता दी। शापित व्यक्ति अथवा कहिए कि घोंगे के समान धीरे धीरे चलते हुए पत्नी का सहारा लेकर वो फर्श से उठकर सोफे पर बैठ गए और सांस से अधिक अपने दिल को काबू में रखने का प्रयास किया जो राजधानी की स्पीड से चल रहा था और पंखे की तेज स्पीड से मुकाबला करने की असफलतम कोशिश में जुटा था। फ्लैशबैक से उन्होंने स्थिति और परिस्थिति को प्रत्यक्षीकरण के रूप में याद किया कि कहीं वो तक वो वर्तमान में चले थे, कहां तक जो अब भूत में जा चुका था। अब क्या? फिर सोचने लगे, अब क्या केवल प्रतीक्षा, सिर्फ प्रतीक्षा? सोफे से उठने के लिए उन्होंने कमर, कूले इत्यादि की सहायता से जोर लगाना चाहा, लेकिन उठ न सके। उनके सामने उनकी इकलौती पत्नी थी, मुख्तलिफ बीमारियों से मुब्तला और सबसे छोटी संतान, विभिन्न और नए नए रोगों से ग्रस्त। उनको सिर्फ अब इंतजार था, सिर्फ इंतजार। उनको एक संभावित असंभावित फोन का, मित्र के फोन का, जिसके बारे में वो काफी देर पहले से कहकर घर से निकलते हुए कह गया था। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और इस तरीके की इस संग्रह के अंदर तुमको आना ही होगा। मैं 17 कहानियों का संकलन है, उसमें से मैंने एक कहानी जो बच्चे से संबंधित थी, बीमार बच्चा, और कैसी कैसी स्थितियां परिस्थितियां माता पिता के मन में उभरती हैं अपने बीमार बच्चों के लिए या किसी एक बच्चे के लिए, उसका जो हमने उदाहरण है। इस पुस्तक के अंदर केवल इसी तरह की कहानी रहस्यमयी नहीं है, बल्कि इस पुस्तक के अंदर आपको रोमांटिक, सामाजिक कहानियां मिलेंगी, कुछ ऐसे बूढ़ों की कहानियां मिलेंगी जिनके विभिन्न प्रकार के आचार व्यवहार आपको समाज में दिखाई देते हैं, कुछ विद्यार्थियों शिक्षकों से संबंधित कहानी एक आध मिलेंगी और कुछ ऐसी कहानी मिलेंगी जो परिवार के विभिन्न सदस्य आपसी व्यवहारों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं और वहां समस्याएं आती हैं। उम्मीद ही नहीं बल्कि आशा है मेरी इस पुस्तक को आप प्राप्त करेंगे और प्राप्त करने के बाद इसको पढ़ करके कमेंट बॉक्स में इसके अपने अपने विचारों को बताएंगे कि कैसी आपको मुझे ये पुस्तक लगी। तुमको आना ही होगा। धन्यवाद।